हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे स्विट्जरलैंड की संघीय संसद की शक्तियों और उसके कार्यों के विषय में। स्विट्जरलैंड की संघीय संसद द्विसदनात्मक है और इसके दोनों सदनों को एक जैसी शक्तियां प्राप्त हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि दुनिया के विभिन्न देशों में जो प्रथम सदन होता है संसद का, विधानमंडल का, उसे दूसरे सदन के मुकाबले में ज्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं, वरीयता प्रदान की जाती है। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। स्विट्जरलैंड में दोनों सदनों को समान महत्व दिया गया है, इसलिए उनके अधिकार और शक्तियां भी एक जैसी हैं। इसी बात को इंगित करते हुए प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग ने लिखा कि संघीय संसद संघीय सरकार की भांति ही विचित्र है, क्योंकि इसमें दोनों सदनों के अधिकार एक जैसे हैं और उच्च सदन की शक्तियां किसी भी दृष्टि से निम्न सदन से कम या अलग नहीं है। संघीय सरकार यानी संघीय कार्यपालिका विचित्र क्यों है? क्योंकि ये बहुल कार्यपालिका है। कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों, 7 सदस्यों से युक्त है संघीय सरकार। अमूमन दुनिया के विभिन्न देशों में कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में निहित की जाती है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या मंत्रिमंडल का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री हो। लेकिन स्विट्जरलैंड जो कार्यपालिका है, संघीय सरकार जिसे कहते हैं, वो अपने ढंग की एक अनूठी कार्यपालिका है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है मैम। नेटवर्क इश्यू होगा बेटे, देख लो जरा। मैम आने लगी। तो संविधान का जो अनुच्छेद 173 है, उसमें इस संघीय संसद की शक्तियों का उल्लेख किया गया है और ये कहा गया है कि प्रतिनिधि सदन और सीनेट दोनों उन सभी कार्यों को संपन्न करेंगे जो वर्तमान संविधान द्वारा संघ सरकार के अधिकार क्षेत्र में रखे गए हैं। क्योंकि संघीय संसद संघ सरकार के विधानमंडल है, इसलिए संघ सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो भी विषय आते हैं, उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संविधान संघीय संसद को सौंपा है। विधायी अधिकारों के साथ साथ बहुत सारे प्रशासनिक, न्यायिक और वित्तीय अधिकार भी संघीय संसद को प्रदान किए गए हैं। व्यापक अधिकारों से युक्त है संघीय संसद। एक एक करके हम इसके अधिकारों के विषय में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि विधायी क्षेत्र में इसे क्या अधिकार प्राप्त है। क्योंकि ये एक विधायी संस्था है, कानून निर्मात्री संस्था है, इसलिए इसका सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कानून बनाने के संबंध में है। इन विषयों पर कानून बनाती है संघीय संसद। जो भी विषय संघ सूची में शामिल है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था है, संघीय सरकार और कैंटन्स की सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। तो जो विषय संघ सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघीय संसद को प्राप्त है। सामान्य कानून बनाने के साथ साथ संघीय संसद डिक्री भी जारी करती है। डिक्री एक विशेष तरह का आदेश होता है और डिक्री कानून से इस अर्थ में भिन्न है, जहां पर कानून को लागू होने में समय लगता है। अमूमन जब संघीय संसद किसी कानून को पारित कर देती है, विधेयक को पारित कर देती है, तो 90 दिन के बाद ही वो कानून लागू हो पाता है। लेकिन डिक्री के रूप में जो आदेश उसके द्वारा जारी किए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, वो तत्काल लागू हो जाते हैं। उसके लिए 90 दिन का
इंतजार नहीं करना पड़ता। संविधान का अनुच्छेद 164 व्यवस्था करता है कि संघीय संसद देश के लिए आवश्यक कानूनों के निर्माण के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर नियम बना सकती है। कौन से विषय पर नियम बना सकती है? सबसे पहले तो नागरिकों के जो राजनीतिक अधिकार हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाएगा, इस विषय में नियम बनाने का अधिकार संघीय संसद को प्राप्त है। आप जानते हैं सभी देशों में, सभी लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे प्रतिनिधि के रूप में वो निर्वाचित हो सकते हैं, चुनाव में खड़े हो सकते हैं, मतदाता के रूप में वोट डाल सकते हैं, इवन सरकार की आलोचना कर सकते हैं। अगर सरकार का कोई कार्य, कोई कानून, कोई आदेश नागरिकों को पसंद नहीं आता, उस मुद्दे पर सरकार की आलोचना करने का अधिकार, राजनीतिक अधिकार हर नागरिक को प्राप्त होता है। स्विट्जरलैंड में चूंकि प्रत्यक्ष जनतंत्र क्रियाशील है, इसलिए वहां पर समय समय पर जो जनमत संग्रह होती है उसमें नागरिकों के द्वारा भाग लिया जाता है या पहल करने का अधिकार उन्हें प्राप्त है। किसी कानून का प्रस्ताव वो खुद तैयार कर संघीय संसद में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये जो सारे अधिकार हैं जिस जनता के राजनीतिक अधिकार, इनके प्रयोग का तरीका क्या होगा, इन पर क्या प्रतिबंध होंगे, इन सभी विषयों पर नियम बनाने का अधिकार संघीय संसद को प्राप्त है। इसके साथ साथ संविधान जो अधिकार नागरिकों को प्रदान करता है, राजनीतिक अधिकारों के अलावा बहुत सारे नागरिक अधिकार होते हैं, जैसे स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, समानता संबंधी अधिकार। हमारे देश में भी मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है और उसके तहत हमें बहुत सारे अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए हैं। ऐसे ही अधिकार स्विट्जरलैंड के नागरिकों को भी संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। लेकिन आप जानते होंगे कि नागरिक अधिकारों का प्रयोग कुछ सीमाओं के अंतर्गत ही कर सकते हैं। मनमाने ढंग से इन अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। हर देश में अधिकारों के साथ साथ उन कुछ व्यावहारिक सीमाएं भी लगाई जाती हैं, जैसे सार्वजनिक शांति, सुव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही हम अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। हम ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते जिसके प्रयोग के कारण राष्ट्र की एकता भंग होती हो, उसकी अखंडता को खतरा पहुंचता हो, राज्य की संप्रभुता नष्ट होती हो। अगर ऐसा होता है तो इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये प्रतिबंध स्विट्जरलैंड जैसे देश में कौन लगाता है? संघीय संसद लगाती है। नागरिक इन सीमाओं के अधीन रहते हुए अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे। इस विषय में नियम बनाने का अधिकार स्विट्जरलैंड का संविधान संघीय संसद को प्रदान करता है। हमारे देश में ये सीमाएं संविधान के द्वारा ही आरोपित कर दी गई हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में ये सीमाएं संघीय संसद के द्वारा आरोपित की जाती हैं। समय समय पर इसके विषय में नियम बनाए जाते हैं। नागरिकों के क्या अधिकार होंगे और उसके साथ साथ उनके क्या कर्तव्य होंगे, इसके विषय में भी कानून बनाने का, नियम बनाने का अधिकार संघीय संसद को प्राप्त है। जिस जनता पर अगर कोई नया कर लगाना है तो उस कर निर्धारण के पीछे उद्देश्य क्या है, इसके विषय में नियम बनाने का अधिकार संघीय संसद को प्रदान किया है संविधान निर्माताओं ने। इसके अलावा स्विट्जरलैंड एक परिसंघ है। उस परिसंघ द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं,
संघ की सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं या जो भी सेवाएं नागरिकों को मुहैया कराई जाती हैं, उन सेवाओं के विषय में, उन कार्यों के विषय में समय समय पर नियम बनाने का अधिकार संघीय संसद के पास सुरक्षित है। केवल इतना ही नहीं, संघ सरकार जो भी कानून बनाती है, उन कानूनों का क्रियान्वयन आप जानते हैं पूरे देश में होता है। उन कानूनों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से कैंटन्स की क्या दायित्व होंगे? कैंटन्स की सरकारें संघ सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को कैसे लागू करेंगी, किस रूप में लागू करेंगी, ताकि कानून का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके, ये सुनिश्चित करना संघीय संसद का अधिकार है। वो इस संबंध में नियम बना सकती है कि संघ सरकार द्वारा बनाया गया अमुक कानून अमुक कैंटन में इस रूप में लागू किया जाएगा। इस कानून के साथ ये छूट प्राप्त होगी, चरण में ये क्रियान्वित किया जाएगा। इस बारे में दिशा निर्देश देने और कैंटन्स की सरकारों का कर्तव्य निर्धारित करने के संबंध में जो नियम बनाए जाते हैं, वो संघीय संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। संघ सरकार की सत्ता का प्रयोग बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। न केवल संघीय संसद इन अधिकारों का प्रयोग करती है, बल्कि संघीय सरकार यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और भी बहुत सारी संस्थाएं संघ सरकार के कार्यों में योगदान देती हैं, उसकी सत्ता में भागीदार बनती हैं। ये जो सभी संस्थाएं हैं, मसलन जो कार्यपालिका है, जो न्यायपालिका है, उसका गठन कैसे होगा, वो कार्य करते समय कौन सी प्रक्रिया को अपनाएंगे, इस विषय में नियम निर्माण का अधिकार संघीय संसद को प्रदान किया गया है। व्यापक अधिकार प्राप्त है संघीय संसद को विधायी क्षेत्र में, कानून और नियम बनाने के क्षेत्र में। लेकिन उसके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों पर कुछ प्रतिबंध लागू है। क्या प्रतिबंध है? संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून 90 दिन के बाद ही लागू किया जा सकता है। 90 दिन से पहले उसे लागू नहीं किया जा सकता। दूसरा प्रतिबंध यह है कि अगर स्विट्जरलैंड संघ में शामिल 26 कैंटन्स में से 8 कैंटन्स की सरकारें ये प्रार्थना करती हैं, या फिर आम नागरिकों में से 50,000 नागरिक अगर अपने हस्ताक्षर के साथ डिमांड रखते हैं कि संसद ने जो कानून बनाया है, उस कानून पर जनता की राय ली जाए, जनमत संग्रह कराया जाए, वो कानून जनता के सामने विचार के लिए रखा जाता है। इससे ये जाहिर होता है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून अंतिम नहीं है। उस पर अंतिम मुहर कौन लगा रहा है? आम नागरिक लगा रहे हैं। जनमत संग्रह के दौरान अगर नागरिक संघीय संसद द्वारा बनाए गए कानून को स्वीकार कर लेते हैं, उस पर स्वीकृति प्रदान करते हैं, तो वो कानून लागू किया जा सकता है। नहीं तो वो कानून वहीं पर समाप्त हो जाता है। उसकी कानून बनाने की जो शक्ति है संघीय संसद की, वो इन प्रावधानों के कारण सीमित हो जाती है। तीसरा प्रतिबंध क्या है कि अंतरराष्ट्रीय संधियों के विषय में, उनके प्रावधानों के क्रियान्वयन के विषय में जो भी कानून संघीय संसद के द्वारा बनाया जाता है, वो अनिवार्य रूप से जनता के सामने जनमत संग्रह के लिए रखे जाते हैं। यानी अंतरराष्ट्रीय जगत में स्विट्जरलैंड की भूमिका का निर्धारण करने वाले कानून भी संघीय संसद द्वारा अंतिम रूप से नहीं बनाए जा सकते। उन पर जनता और कैंटन्स के अधिकारों का नियंत्रण होता है।
आप सब ये जानते हैं कि दुनिया के जो सभ्य राज्य हैं वो सब अंतर्राष्ट्रीय शांति सुव्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से या आपसी व्यापार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से आपस में बहुत सारी संधियां करते हैं, समझौते करते हैं और हर राष्ट्र स्वेच्छा से उन संधियों का पालन करता है, उनको अपने देश में क्रियान्वित करता है अपने अपने देश की व्यवस्था के अनुसार। हालांकि हर राष्ट्र के लिए अनिवार्य नहीं होता कि वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर करे, उनका पार्ट बने, लेकिन सौजन्यवश अपेक्षा की जाती है हर राष्ट्र से वो इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों का, उनके प्रावधानों का पालन करेगा। जहां तक स्विट्जरलैंड की भूमिका की बात है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, क्योंकि वो एक तटस्थ देश है, ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उसका उलझाव नहीं होता, वो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों से, दो राष्ट्रों के झगड़ों या कई राष्ट्रों के झगड़ों से, विवादों से अपने आप को दूर रखता है। ऐसी स्थिति में जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुई है, अगर संघीय संसद उन संधियों में शामिल होना चाहती है, देश को शामिल करना चाहती है, उस विषय में कोई कानून बनाती है, तो उस कानून पर जनता की राय लिया जाना आवश्यक हो जाता है। और आपने देखा कि कैसे 2001 में जब जनमत संग्रह के दौरान जनता ने इस बात की इजाजत दी कि स्विट्जरलैंड को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनना चाहिए, तब जाकर स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का सदस्य बन सका। उससे पहले तक वो यूएनओ का सदस्य नहीं था। इस तरह से कानून बनाने की जो शक्ति संविधान संघीय संसद को प्रदान करता है, वो कुछ प्रतिबंधों के साथ है, नहीं है। कानून निर्माण के क्षेत्र में ही एक और प्रावधान देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड के संविधान में, वो है आवश्यक कानूनों के निर्माण के संबंध में। संघीय संसद को संविधान ये अधिकार देता है कि वो कुछ कानूनों को अत्यावश्यक घोषित कर सकते हैं, और जब उसने किसी कानून को अत्यावश्यक घोषित कर दिया, उस कानून को तुरंत लागू किया जा सकता है। उस पर जनमत संग्रह के लिए 90 दिन तक इंतजार नहीं किया जाता, तुरंत उसे लागू कर दिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अत्यावश्यक घोषित कानूनों को जनमत संग्रह की डिमांड नहीं की जा सकती, उस पर भी लोक निर्णय की मांग की जा सकती है। और अगर लोक निर्णय के दौरान अत्यावश्यक घोषित कानूनों को भी जनता ने अस्वीकार कर दिया, तो भी वो कानून 1 वर्ष की अवधि तक लागू रहता है। भले ही जनता ने उसे अस्वीकार कर दिया हो जनमत संग्रह के दौरान, लोक निर्णय के दौरान, फिर भी क्योंकि वो कानून आवश्यक घोषित किया गया है, बहुत जरूरी है देश के लिए, ऐसा मानते हुए 1 वर्ष तक उसे लागू रखा जाता है। उसके बाद वो कानून स्वतः समाप्त हो जाता है। तो अत्यावश्यक कानूनों के निर्माण की जो शक्ति प्राप्त है संघीय संसद को, वो भी सीमित समय के लिए ही है। उस पर भी अंतिम नियंत्रणकारी शक्ति स्विट्जरलैंड की जनता को प्राप्त है। दूसरा जो महत्वपूर्ण अधिकार है संघीय संसद का, जिसे दोनों सदन मिलकर प्रयोग में लाते हैं, वो है संविधान में संशोधन का अधिकार। हर देश के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निश्चित की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि समय के साथ साथ संविधान में बदलाव की जरूरत होती है। नई परिस्थितियां आती हैं, नई समस्याएं आती हैं,
उन समस्याओं को हैंडल करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए संविधान की कुछ धाराओं में संशोधन करने की आवश्यकता अनुभव की जाती है। ये संशोधन कौन कर सकता है? स्विट्जरलैंड में यह अधिकार संघीय संसद को प्रदान किया गया है कि अगर वो चाहे संविधान में आंशिक संशोधन कर सकती है, उसकी कुछ धाराओं में बदलाव ला सकती है, और चाहे तो पूरे के पूरे संविधान को बदल सकती है। आंशिक और पूर्ण संशोधन का अधिकार उसे प्राप्त है, और किसी भी संशोधन प्रस्ताव का संसद के दोनों सदनों से पारित होना जरूरी होता है। इसके बाद ये संशोधन प्रस्ताव अनिवार्य रूप से नागरिकों के सामने पेश किया जाता है लोक निर्णय के लिए। जब नागरिक लोक निर्णय में बहुमत के साथ इस संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, तभी संविधान में संशोधन संभव होता है। तो संशोधन का अधिकार भी संघीय संसद का पूर्ण नहीं है, अंतिम नहीं है। इस पर भी अंतिम मुहर नागरिकों के द्वारा लगाया जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों को अपनाया गया है। जनता को सीधे तौर पर शासन संबंधी निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाया गया है। लोक निर्णय के माध्यम से, आरंभक के माध्यम से और जनसभाओं के माध्यम से। जनता खुद भी चाहे संविधान में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर संघीय संसद के सामने पेश कर सकती है, और अगर उस प्रस्ताव पर 1 लाख मतदाताओं का हस्ताक्षर हो जाता है, तो उस प्रस्ताव को सुनने के लिए, उसे पारित करने के लिए संघीय संसद बाध्य हो जाती है। वो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। दूसरी स्थिति ये बन सकती है कि अगर किसी संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव को संसद ने तो पारित कर दिया, लेकिन जब वो प्रस्ताव जनता के सामने रखा गया, लोक निर्णय में जनता ने उसे अस्वीकार कर दिया, फिर क्या होगा? संविधान ये व्यवस्था करता है कि ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा भंग हो जाती है और नई प्रतिनिधि सभा का निर्वाचन होता है। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा उस संशोधन प्रस्ताव को फिर से आगे बढ़ाती है जनता की इच्छा के अनुरूप। इस तरह से संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया संविधान में निश्चित की गई है, उस प्रक्रिया में संशोधन प्रस्ताव को आरंभ करने, उसे पारित करने का अधिकार जरूर दिया गया है संसद को, लेकिन अंतिम रूप में संविधान में संशोधन तभी संभव होता है जब जनता के द्वारा बहुमत के साथ उसे स्वीकार कर लिया जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण अधिकार संघीय संसद को संविधान ने प्रदान किया है, वो है निर्वाचन संबंधी अधिकार। न केवल विधायी अधिकारों का प्रयोग करती है संघीय संसद, न केवल संविधान में संशोधन करने का अधिकार उसे प्राप्त है, प्रस्ताव पेश करने का अधिकार प्राप्त है, बल्कि संघीय स्तर पर संघ सरकार की सत्ता का प्रयोग करने वाली विभिन्न संस्थाओं के सदस्यों का निर्वाचन भी उसके द्वारा किया जाता है। निर्वाचन के माध्यम से वो उन संस्थाओं में पदाधिकारियों को नियुक्त करती है। आमतौर पर हम देखते हैं कि ये अधिकार विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार कार्यपालिका को प्राप्त होता है विभिन्न देशों में, लेकिन स्विट्जरलैंड संविधान इस दृष्टि से भी अनूठा है कि वहां ये अधिकार कार्यपालिका को प्रदान न करके संसद को प्रदान किया गया है। संसद किन पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है निर्वाचन के बाद? संघीय कार्यपालिका के जितने भी सदस्य होते हैं
उन सब का निर्वाचन संसद के द्वारा किया जाता है। इवन न्यायपालिका के जो सदस्य होते हैं उनका भी निर्वाचन संसद के द्वारा किया जाता है। ये भी एक अनोखी बात है कि न्यायाधीश वहां निर्वाचित होते हैं और उनका ये निर्वाचन संसद के द्वारा किया जाता है। अमूमन न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, लेकिन स्विट्जरलैंड में न्यायाधीश निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा संघ के जो चांसलर हैं उनका भी निर्वाचन और नियुक्ति संसद के द्वारा की जाती है। और जब देश में संकट काल उपस्थित हो, राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता सत्ता संकट में हो, तटस्थता संकट में हो, ऐसी स्थिति में जो मुख्य सेनाध्यक्ष है उसको भी संसद के द्वारा ही चुना जाता है। लेकिन ये निर्वाचन संबंधी जो कार्य संसद के द्वारा किए जाते हैं, ये कार्य दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में किए जाते हैं। अलग अलग अधिवेशन में ये कार्य संपन्न नहीं होते दोनों सदनों के, बल्कि दोनों सदनों का ज्वाइंट सेशन इस उद्देश्य से बुलाया जाता है कि अमुक पदाधिकारियों का निर्वाचन किया जाना है। और इस अधिकार का व्यवहार में प्रयोग भी करती रहती है संघीय संसद। जैसे फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो सेनापति चुने गए थे वो संसद के द्वारा ही चुने गए थे। हालांकि सेना के प्रयोग की जरूरत नहीं पड़ी थी स्विट्जरलैंड को, उसकी तटस्थता बरकरार नहीं थी, भंग नहीं हुई थी, इसलिए सेना के प्रयोग की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन उस समय सेनाध्यक्षों की का निर्वाचन संघीय संसद के द्वारा किया गया था। इसके साथ साथ कार्यपालिका संबंधी शक्तियां भी संघीय संसद को संविधान ने प्रदान की हैं। सभी देशों में हम देखते हैं, खासतौर से जहां पर संसदीय शासन को अपनाया गया है, वहां हम ये देखते हैं कि विधायिका किसी न किसी रूप में कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक दूसरे का अस्तित्व निर्भर करता है एक दूसरे की इच्छा पर। स्विट्जरलैंड के संविधान में चूंकि संसदीय शासन और अध्यक्षात्मक शासन दोनों के गुण हैं, और इस लिहाज से स्विट्जरलैंड की जो विधायिका है यानी संसद, उसके द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित किया जाता है अपने तरीके से। उनकी आपस में संबद्धता भी है, और संबद्धता कैसे है, जो कार्यपालिका के सदस्य है, आप देखते हैं उनका चुनाव संघीय संसद के द्वारा किया जाता है, और जो संघीय कार्यपालिका है वो संसद के प्रति उत्तरदायी भी होती है। संसद सदस्य सरकारी कामकाज से संबंधित जो भी प्रश्न पूछते हैं संघीय सरकार के सदस्यों से, कार्यपालिका के सदस्यों से, उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कार्यपालिका के सदस्य बाध्य होते हैं। लेकिन संसदीय व्यवस्था से यहाँ की व्यवस्था थोड़ी भिन्न इस अर्थ में है, भले ही कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से संबद्ध होते हैं, उसके प्रति उत्तरदायी भी होते हैं, उसके प्रश्नों का जवाब देते हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद भी संसद को, संघीय कार्यपालिका को उसके पद से हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। हमारे देश में या ब्रिटेन जैसे संसदीय देश में क्या होता है, संसद अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सकती है किसी भी मंत्री के विरुद्ध, और जब अविश्वास का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो कार्यपालिका को अपना पद छोड़ना पड़ता है, मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। ऐसा कोई प्रावधान स्विट्जरलैंड में नहीं किया गया है।
वहां की संसद, संघीय संसद, संघीय कार्यपालिका को उसके पद से नहीं हटा सकती। यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन का प्रभाव दिखाई देता है कि विधायिका, कार्यपालिका, इन सब का कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित किया गया है। इस तरह से कार्यपालिका को नियंत्रित करने का कार्य स्विट्जरलैंड की संघीय संसद सीमित रूप में ही कर पाती है। इसके साथ साथ एक अन्य कार्यपालिकीय अधिकार जो स्विट्जरलैंड की संसद को प्राप्त है वो है युद्ध की घोषणा करने और शांति का प्रस्ताव लाने का अधिकार। ये अधिकार अमेरिकी कांग्रेस को भी प्राप्त है, वो युद्ध की घोषणा कर सकती है। संसदीय देशों में यह अधिकार कार्यपालिका को प्राप्त होता है, लेकिन अमेरिका में और स्विट्जरलैंड में, दोनों ही देशों में यह अधिकार संसद को प्रदान किया गया है संविधान निर्माताओं के द्वारा। और इतना ही नहीं, विदेश नीति के निर्धारण का अधिकार भी संविधान का अनुच्छेद 166 संसद को प्रदान करता है। आमतौर पर यह अधिकार अन्य देशों में कार्यपालिका के हाथों में होते हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कार्यकारी अधिकार से संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। वो अधिकार भी जो पारंपरिक रूप में कार्यपालिका को प्राप्त होते रहे हैं, स्विट्जरलैंड में वो अधिकार संघीय संसद को प्रदान किए गए। उसको कुछ वित्तीय अधिकार भी प्राप्त हैं, जैसे सरकार द्वारा जो भी बजट बनाया जाता है, बजट यानी वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा, आने वाले वर्ष में देश को कितने धन की जरूरत होगी, वो धन कहाँ खर्च किया जाएगा, वो धन कहाँ से जुटाया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा, इस विषय में जो बजट प्रस्ताव तैयार किया जाता है सरकार के द्वारा, उस बजट प्रस्ताव को स्वीकृति संघीय संसद के द्वारा प्रदान की जाती है। और इस संबंध में उसके अधिकार अंतिम होते हैं, क्योंकि बजट संबंधी प्रस्ताव पर लोक निर्णय की मांग नहीं की जा सकती। संसद ने जिन बजट प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया, स्वीकृति प्रदान कर दी, उन्हें कानून का रूप दे दिया, उन पर जनता को इस बात का अधिकार नहीं है कि जनमत संग्रह की डिमांड कर सके। वित्तीय क्षेत्र में अंतिम नियंत्रण संघीय संसद का स्थापित किया गया है स्विट्जरलैंड के संविधान द्वारा। इसके साथ साथ सरकार कई सरकारों को या कई बार विदेशी सरकारों को भी ऋण देती है। तो किस सरकार को ऋण दिया जाएगा, अपने देश के अंदर ही इस कैंटन की सरकार को कितना ऋण दिया जाएगा, इन योजनाओं के संचालन के लिए दिया जाएगा, इस विषय में भी अंतिम निर्णय संघीय संसद ही करती है। और इसके साथ साथ संघ सरकार के जितने भी पदाधिकारी हैं, उनका वेतन क्या होगा, उन्हें कौन से भत्ते दिए जाएंगे, इसका निर्धारण भी संघीय संसद द्वारा ही किया जाता है। संघ सरकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए अगर कुछ नए सार्वजनिक पदों का सृजन किया जाना हो, निर्मित किया जाना हो, तो उनके सृजन का अधिकार भी संघीय संसद को ही प्राप्त है। वही उन पदों का सृजन करती है, उनके वेतन का निर्धारण भी वही करती है। वित्तीय क्षेत्र में हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड की संघीय संसद को व्यापक अधिकार प्राप्त है। वित्तीय अधिकारों के अलावा न्यायिक क्षेत्र में भी संघीय संसद को अधिकार प्राप्त है। हालांकि जो पुराना संविधान था, उस संविधान में फेडरल असेंबली यानी संघीय विधानमंडल को बहुत ज्यादा न्यायिक शक्तियां प्राप्त थी, लेकिन
जो नया संविधान बना, लागू हुआ 1999 में, उस संविधान के अनुसार भी संघीय संसद को कुछ न्यायिक शक्तियां प्राप्त है। हालांकि ये संविधान संघीय क्षेत्र में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी करता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के साथ संघीय संसद की न्यायिक शक्तियों में कमी आई है, फिर भी उसे कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक अधिकार अब भी प्राप्त है। कौन से न्यायिक अधिकार? जैसे अगर संघ सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों या विभिन्न संस्थाओं में कार्य करने वाले लोगों के मध्य अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, जैसे कार्यपालिका अगर ये दावा करे कि अमुक विषय पर निर्णय लेने का अधिकार उसका है, न्यायपालिका का नहीं या संसद का नहीं, तो इस विवाद का निर्णय वहां स्वयं संसद करती है। आमतौर पर अन्य देशों में ये कार्य न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसे विवादों का समाधान संसद के द्वारा किया जाता है, जो अधिकार क्षेत्र से संबंधित होते हैं। इसके अलावा संघीय संसद जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है, जिनका निर्वाचन करती है, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी वही कर सकती है। जैसे संघीय सरकार संघीय कार्यपालिका के सदस्यों का वो निर्वाचन करती है, न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है, तो उनके विरुद्ध अगर उसे ऐसा लगता है कि उन पदाधिकारियों के द्वारा संविधान की भावना का सम्मान नहीं किया जा रहा है या भ्रष्ट तरीके अपनाए जा रहे हैं, देशद्रोह का कार्य किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संघीय संसद के द्वारा की जा सकती है। इतना ही नहीं, न्यायालयों ने जिन अपराधियों को दंडित किया है, वो अपराधी संघीय संसद से क्षमादान की प्रार्थना कर सकते हैं और संसद उनकी प्रार्थना पर विचार करती है, निर्णय लेती है और क्षमादान प्रदान करती है। सामूहिक क्षमादान की घोषणा भी उसके द्वारा की जाती है। सामूहिक क्षमादान का मतलब है कि एक साथ ही वो बहुत सारे अपराधियों को क्षमा दे सकती है। ये अधिकार भी अन्य देशों में कार्यपालिका के हाथ में होता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में यह अधिकार संसद के हाथ में है। न्यायिक क्षेत्र में भी उसके द्वारा भूमिका निभाई जाती है। इसके अलावा क्योंकि स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन है, तो इस संघ में 26 कैंटन्स शामिल हैं। उन कैंटन्स से संबंधित भी शक्तियां संघीय संसद को प्रदान की गई हैं। वो उनको नियंत्रित कर सकती है। ऐसे कैंटन्स को अपना संविधान बनाने का अधिकार है, जैसा कि संघात्मक शासन में हम आमतौर पर देखते हैं कि न केवल 2 स्तरों पर सरकारें होती हैं, राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार, बल्कि दोनों सरकारों को अपना अपना संविधान बनाने का भी अधिकार दिया जाता है। स्विट्जरलैंड में भी कैंटन्स अपना संविधान बना सकते हैं अलग से, राष्ट्रीय संविधान के अलावा। कैंटन्स के अधिकारों को महत्व दिया गया है। स्विट्जरलैंड के संविधान में उनकी संप्रभुता का सम्मान किया